हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं संदीप गुप्ता और आज रोटेशनल मोशन के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट टॉर्क। ठीक है, आज मैं इस लेक्चर में आपको टॉर्क क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझाऊंगा। टॉर्क कैसे फाइंड करते हैं, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, टॉर्क को एक्सप्रेस करने के कौन कौन तरीके हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और टॉर्क पे बेस्ड कुछ अच्छे प्रॉब्लम भी हम एंड में सॉल्व करेंगे। मतलब इस लेक्चर के बाद आपको टॉर्क से जुड़ा हुआ जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी कंफ्यूजन है, सब दूर हो जाएगा और टॉर्क का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखो, है ना, और नोट्स बनाओ और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम आप टॉर्क के सॉल्व करोगे ये आपका 100% सॉल्व होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। टॉर्क एक्चुअल में क्या होता है? तो अभी तक हमने पढ़ा है कि फोर्स कैन प्रोड्यूस ट्रांसलेशनल मोशन इन ए बॉडी। ये हमें मालूम है कि किसी बॉडी में अगर आप फोर्स लगाएंगे तो उसमें ट्रांसलेटरी मोशन प्रोड्यूस होता है, वो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है। वैसे ही फोर्स रोटेशनल मोशन भी प्रोड्यूस कर सकता है। फोर्स किसी बॉडी को रोटेट भी कर सकता है अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस या अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। तो ये जो फोर्स का इफेक्ट है, ये जो फोर्स का एबिलिटी है किसी बॉडी को रोटेट करा देना, किसी बॉडी को टर्न करा देना अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट, इसी को हम कहते हैं टॉर्क। दैट मीन्स टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, अब देखो इसको मैं थोड़ा एग्जांपल से आपको और क्लियर करता हूं। मान लो कि मैंने एक रिजिड बॉडी लिया और इसको यहां पे फिक्स कर दिया। अब मुझे इसको घुमाना है ना, तो ये किस स्पीड से घूमेगा, है ना, ये डिपेंड, यानी कहने का मतलब इसमें कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा ये डिपेंड करता है कि हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। यानी टॉर्क डिपेंड्स अपॉन फोर्स, कितना मैग्नीट्यूड हमारे मेरे फोर्स का है, पहला तो वो फैक्टर है। दूसरा, आप फोर्स कहां पे लगा रहे हो। आप ध्यान दो कि जब आप यहां पे लगाओगे फोर्स तो ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, आराम से घूमेगा। लेकिन आप जैसे जैसे नजदीक जाओगे, जहां पे आपने फिक्स किया है उसके नजदीक जाओगे तो टॉर्क कम हो जाएगा, आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी टॉर्क तब मैक्सिमम होगा जब डिस्टेंस मैक्सिमम हो, मतलब एक्सिस से जहां पे आपने फिक्स किया है उससे डिस्टेंस भी ज्यादा होना चाहिए। तो आर को अगर मैंने डिस्टेंस बोला तो आर की भी प्रोपोर्शनल है और फोर्स एफ के भी प्रोपोर्शनल है। दो फैक्टर हो गया। तीसरा देखो, मान लो कि आपने फोर्स ऐसे लगाया, इधर खींच रहे हो, ये कौन सा डायरेक्शन है, जो आर का डायरेक्शन है, उधर ही आपने फोर्स लगाया, तब देखो ये नहीं घूमेगा, चाहे जितना मर्जी फोर्स लगा लो। अगर आप इधर इसको कितना भी खींचो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी आर और एफ के बीच का एंगल 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स आर और एफ के एंगल में भी डिपेंड करता है, और अगर एंगल 0 है तब टॉर्क मिनिमम हो जाए। यानी ये 3 फैक्टर है। इस 3 फैक्टर के हिसाब से देखा अगर आपने तो टॉर्क को आप क्या लिख सकते हो, आर पे करता है ये, एफ पे करता है और थीटा पे भी करता है। तो मान लो ये कॉस थीटा होना चाहिए ये प्रोडक्ट आर और एफ का, या साइन थीटा होना चाहिए, आप बताओ। तो मालूम है कि एंगल जब 0 था तो टॉर्क 0 हो गया। यानी एंगल 0 पे वैल्यू किसका 0 होता है, कॉस का या साइन का, साइन का 0 होता है। यानी टॉर्क का फॉर्मूला आर एफ कॉस थीटा नहीं हो सकता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, आर एफ साइन थीटा। मतलब सिंपल एग्जांपल से जो हमें मिला कंक्लूजन, दैट इज टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। मतलब कौन सा प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ। आर क्या है, एफ क्या है, अभी आप इसको समझेंगे। हालांकि मैंने आपको बताया आर क्या है, जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं उसका पोजीशन वेक्टर अबाउट द फिक्स्ड पॉइंट, और एफ क्या है, फोर्स आपने कितना लगाया है। ठीक है, तो ये कैसा प्रोडक्ट है, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, आर एफ साइन थीटा इसका फॉर्मूला होगा टॉर्क का, है ना। अब इसको और समझो थोड़ा। मान लो कि एक पॉइंट यहाँ पे P है जहां पे आपने ये फोर्स लगाया है F इस डायरेक्शन में, ठीक है, और आपका एक्सिस यहां पे है, इस एक्सिस को मैं O लिखता हूं। ठीक है, तो O और P का पोजीशन वेक्टर O के रिस्पेक्ट में, है ना, इसी को बोलते हैं R, और ये क्या है F,
और P वो पॉइंट है जहां पे आपने फोर्स लगाया है, यानी ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, कहने का मतलब अगर यहां पे हम लिखेंगे टॉर्क ड्यू टू F, है ना, अबाउट O, टॉर्क किस फोर्स का निकाल रहे हो और किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो, ये दोनों जरूरी है ना, क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर है R और F। R डिपेंड करेगा आप किस पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हैं टॉर्क। ये कितना हो जाएगा, तो ये आपने देखा टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F। ठीक है, R के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एक ओरिजिन ले लो। मान लो कि O ओरिजिन नहीं है ना, O पे भी हम ले सकते थे ओरिजिन, पर मान लो कि मैंने इसको ऐसे लेते हैं, देखो मान लो ये ओरिजिन, यहां पे मैंने ओरिजिन लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको और ऐसे लेते हैं, क्लोज लेते हैं, ऐसे लिया ओरिजिन। ठीक है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो देखो ये अगर ओरिजिन है, इसको ओ डैश लिखते हैं, तो इसका ये पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, ओ का पोजीशन वेक्टर, और ये देखो एक ये पोजीशन वेक्टर आएगा, है ना। यहाँ पे P का पोजीशन वेक्टर और O का पोजीशन वेक्टर। P के पोजीशन वेक्टर को मैं चलो RP लिखता हूं और O के पोजीशन वेक्टर को RO लिखता हूं। तो ये RP वेक्टर माइनस RO वेक्टर ही R वेक्टर है, यानी यहां पे आप क्या लिख सकते हैं, टॉर्क इक्वल टू RP वेक्टर माइनस RO वेक्टर क्रॉस F। ठीक है, ये कब यूज करोगे, जब आपको O जो पॉइंट दिया हुआ है वो खुद ओरिजिन नहीं है। अगर वो खुद ओरिजिन है तब तो R वेक्टर ही लेंगे, लेकिन अगर मान लो ओरिजिन कहीं किसी और पॉइंट पे है ना, और O के अबाउट आपको निकालना है, तो R वेक्टर क्या हो जाएगा, RP माइनस RO क्रॉस F। यानी ये कब लगाओगे, इफ O इज नॉट द ओरिजिन। अब इसको देखो एक एग्जांपल से हम और क्लियरली समझते हैं। अभी मैंने आपको बस टॉर्क का एलिमेंट्री आइडिया दिया है, अभी इसमें बहुत पढ़ना बाकी है ना। इस चीज को मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। ओके, अब देखो मान लो कि एक कंडीशन है कि एक F फोर्स लग रहा है, F किया हुआ है 2i माइनस 3j प्लस 4k, और ये F कहां पे लग रहा है, P पार्टिकल पे लग रहा है। P पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 माइनस 3 6, और इसका आपको टॉर्क निकालना है अबाउट दिस फिक्स पॉइंट। और ये फिक्स पॉइंट ओरिजिन नहीं है, इसका कोऑर्डिनेट है। क्या कोऑर्डिनेट है, 2 माइनस 5 3, और आपको F निकालना है, फोर्स ऑफ द टॉर्क निकालना है ऑफ दिस फोर्स अबाउट O। तो चूंकि O ओरिजिन नहीं है, इसलिए टॉर्क जब निकालोगे आप तो क्या लिखोगे, मैंने क्या बताया था, RP माइनस RO क्रॉस F। अब यहां पे आप देखो P का पोजीशन वेक्टर क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2i माइनस 3j प्लस 6k, और वैसे ही O का क्या लिख सकते हैं, तो 2i माइनस 5j प्लस 3k। तो जब RP माइनस RO करोगे तो क्या होगा, 2i कैंसिल, यानी ये क्या हो जाएगा, देखो 2i कैंसिल, यानी माइनस 3 और ये प्लस 5, मतलब ये क्या हो गया 2j और 6 माइनस 3 प्लस 3k क्रॉस F वेक्टर कितना दिया हुआ है, 2i माइनस 3j प्लस 4k। दिस इज द टॉर्क, है ना। यानी ये टॉर्क कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ये 0 है, यहाँ पे ये 2 है, ये 3 है, और ये 2 है, माइनस 3 है, 4 है। ठीक है, कितना हो जाएगा, आई 2 इंटू 4 8, है ना, और 3 माइनस 3 9, 8 माइनस माइनस मतलब प्लस 9, तो क्या हो जाएगा 17i। ओके, जे वाले में देखो 2 इंटू 3 6 माइनस 0 मतलब प्लस 6j, और के वाले में माइनस 4 मतलब माइनस 4k। दिस इज द गिवन टॉर्क, ये टॉर्क का वैल्यू।
ठीक है, तो मैंने आपको ये पोजीशन वेक्टर के हिसाब से एग्जांपल लेके समझाया। देखो, अब देखो टॉर्क को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। टॉर्क को एक्सप्रेस करने का दो तरीका है ना। जैसे आपने अभी टॉर्क का फॉर्मूला देखा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, अब इस आर एफ साइन थीटा को ज्योमेट्रिकली हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप ऐसे लिखिए, टॉर्क इक्वल टू आर साइन थीटा इंटू एफ। ठीक है, अब ये आर साइन थीटा क्या होगा, अभी मैं आपको समझाता हूं आर साइन थीटा के बोलने का क्या मतलब है ना। मान लो कि आपने एक पॉइंट ओ के अबाउट टॉर्क निकाला, एक फोर्स का जो पी पे लग रहा है, ठीक है, और पी पे फोर्स ऐसा लग रहा है, ये आपका ऐसे देखो, पी पे फोर्स जो है वो ऐसा लग रहा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये आर दिया हुआ है, दिस इज आर वेक्टर, सही है। अब आप देखो ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, मतलब फोर्स का ये डायरेक्शन है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है, जिस पॉइंट के अबाउट आपको निकालना है टॉर्क, यहां से अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो इस यहां पे 90 डिग्री, ठीक है, आपको इन दोनों के बीच में आर और एफ के बीच में मान लो एंगल दिया हुआ है थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो गया, थीटा हो गया। अब ध्यान से देखो, अगर ये आर है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस, तो चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये साइड कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा। यानी इस फॉर्मूला में जो ये आर साइन थीटा है, इसको ज्योमेट्रिकली आपने यहाँ पे ये मान लो ओ क्यू से रिप्रेजेंट किया। अब ये ओ क्यू है क्या, तो ध्यान से देखो, तो ओ क्यू है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके किसके बीच का डिस्टेंस है, बिटवीन फिक्स पॉइंट, है ना, बिटवीन फिक्स पॉइंट एंड ये लाइन, ये कौन सा लाइन है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स का डायरेक्शन। तो फोर्स के डायरेक्शन और फिक्स पॉइंट के बीच का ये कौन सा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यानी आर साइन थीटा के लिए इसलिए मैंने नीचे क्या लिखा है, देखो, टॉर्क इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। यानी टॉर्क को आप समझ सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इज प्रोडक्ट ऑफ एफ, क्या है, फोर्स कितना लगाया आपने इसका, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड फिक्स पॉइंट। तो फोर्स और फोर्स के डायरेक्शन और एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वही टॉर्क का मैग्नीट्यूड है। यानी टॉर्क को इस तरह से आप समझ सकते हो, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आर इंटू एफ साइन थीटा कर दो आप, वहां पे आपने आर का कॉम्पोनेंट लिया था, यहां पे एफ का कॉम्पोनेंट लो, एफ साइन थीटा। इसको भी आप इसी एग्जांपल से समझो, मान लो कि ये ओ पॉइंट है और पी पे फोर्स लग रहा है, सेम यही लेते हैं, ठीक है। मान लो कि आपने इधर ऐसे फोर्स लगाया एफ, ठीक है, ये आपको आर और एफ के बीच का एंगल जो है ये दिया हुआ है थीटा, करेक्ट है। ये क्या है, दिस इज आर। अब देखो एफ क्या दो कंपोनेंट होगा, एक तो आर के अलोंग होगा, ये क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और एक होगा आर के परपेंडिकुलर, है ना, और ये क्या होगा, एफ साइन थीटा, करेक्ट है। और ये क्या है, फिक्स पॉइंट ओ है जिसके अबाउट टॉर्क आपको निकालना है। तो इस बार आपने एफ का कंपोनेंट ले लिया। एफ का कौन सा कंपोनेंट लिया, जो परपेंडिकुलर है आर पे, है कि नहीं। यानी टॉर्क को आप ऐसे भी समझ सकते हो, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ आर
एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आर, आर क्या है, डिस्टेंस है जहां फोर्स लग रहा है और एक्सिस के बीच में, और एफ का वो कंपोनेंट लो जो आर पे परपेंडिकुलर है ना, यानी एफ के दो कंपोनेंट है, एफ कॉस मत लो, कौन सा कंपोनेंट लो, एफ साइन थीटा। तो टॉर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो यानी टॉर्क को दो तरह से एक्सप्रेस कर सकते हो। पहली बार मैंने आर का कंपोनेंट लिया जो एफ पर परपेंडिकुलर था, और यहां पे एफ का कंपोनेंट लिया जो आर पे परपेंडिकुलर है ना। दोनों ही तरह से हम टॉर्क को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरह से टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा, टॉर्क का फॉर्मूला आया आर एफ साइन थीटा। अगर ये टॉर्क का फॉर्मूला आया तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, एसआई यूनिट हो गया न्यूटन मीटर। डायमेंशन क्या हो गया, तो न्यूटन का क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, यानी एम एल क्यूब टी माइनस टू इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, यूनिट भी हो गया, डायमेंशन भी हो गया। अब डायरेक्शन, क्योंकि टॉर्क कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक अपना डायरेक्शन होना चाहिए ना। तो आपको तो मालूम है कि वेक्टर प्रोडक्ट में जब हम डायरेक्शन निकालते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट में किसका यूज करते हो, याद करो, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, यानी डायरेक्शन के लिए हम क्या यहां पे यूज करने वाले हैं, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, और ये राइट हैंड थंब रूल कहता क्या है, ये कहता है कि आप अपने हैंड को आर के डायरेक्शन में रखो, क्योंकि ये आर क्रॉस एफ है ना, ये क्या है, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा क्लीन करता हूं यहां पे समझाने के लिए। देख, आर क्रॉस एफ है तो अपने हैंड को आर के डायरेक्शन में रखना है और उसको एफ की तरफ घुमाना है। ठीक है, एफ की तरफ घुमाना है ना। तो जो थंब होगा दैट विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। समझ में आई बात, यानी जब आप आर की तरफ, मान लो आर इधर है, ठीक है, आर इधर है और एफ इधर है, ठीक है, तो हैंड को आर की तरफ रखा और उसको एफ की तरफ घुमाएंगे, यानी इस बार टॉर्क इधर हुआ, अप साइड हुआ, ऊपर हुआ। या अगर मान लो आर इधर है और एफ इधर है, तो आर को इधर रखा आपने और ऐसे एफ की तरफ घुमाएंगे, तो जो थंब होगा किधर होगा, क्लॉकवाइज के लिए डाउनवर्ड आएगा, एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपवर्ड आएगा, है ना। आपका हैंड कैसे घूम रहा है, ठीक है, ये देखो क्लॉकवाइज, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ही है ना। यानी हम यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या यूज करते हैं कि इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज देन टॉर्क हम लेते हैं नेगेटिव। ये हमारा नॉर्मल साइन कन्वेंशन है ना, ऐसा नहीं कि आपको यही लेना जरूरी है। और इफ रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज, कैसा है रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, देन टॉर्क को आप ले सकते हो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये टॉर्क का यूनिट डायमेंशन और डायरेक्शन निकालने का तरीका हुआ, है ना। अब देखो टॉर्क के बारे में इतना ही नहीं है, टॉर्क के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको जानने चाहिए, है ना। कब टॉर्क जीरो होगा, है ना, कौन कौन से टॉर्क का मतलब एक्चुअल में नेट टॉर्क निकाल रहे हैं या टॉर्क अबाउट सम गिवन एक्सिस होता है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अभी समझेंगे। ओके, देखो वी विल डिस्कस नाउ फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट टॉर्क। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो पहला है द कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चॉइस ऑफ ओरिजिन O so long as it is chosen on the axis of rotation। कहने का मतलब, अगर मान लो कि ये एक कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया, ये मान लो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है ऐसा, ठीक है, तो और इस पर कहीं पे फोर्स लग रहा है। लेट सपोज कि आपने इमेजिन किया
कि ये मान लो ओरिजिन है, यहाँ पे मैंने इसको ओ ले लिया, यहाँ पे एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और यहाँ पे फोर्स ऐसा लग रहा है एफ, ठीक है। तो इस एफ का टॉर्क इस एक्सिस में आप कहीं पे भी अगर ओरिजिन लोगे तो टॉर्क का वैल्यू वही आएगा। मतलब एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे आप ओरिजिन ले सकते हैं, बस उस पॉइंट से पी का डिस्टेंस ये आर वेक्टर आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और ओरिजिन हमेशा आप लो एक्सिस पे ही, अगर एक्सिस को छोड़ के किसी और पॉइंट पे लोगे तो टॉर्क का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर आपने एक्सिस पे ही कहीं पे भी आप ओरिजिन ले सकते हो। ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा देखो, एक से हमेशा याद रखो, जब टॉर्क की हम बात करते हैं ना तो टॉर्क हम नेट टॉर्क नहीं निकालते, हम निकालते हैं टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ऐसा नहीं अगर मान लो एक ही फोर्स का टॉर्क जो है अलग अलग एक्सिस के अबाउट अलग अलग हो सकता है, इसीलिए टॉर्क को जब भी लिखेंगे तो अबाउट गिवन एक्सिस ऑफ रोटेशन लिखना चाहिए, ठीक है। इसलिए उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है कि कंपोनेंट ऑफ टॉर्क अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन विल बी जीरो। कब कब टॉर्क जीरो होगा, है ना। तो पहला कंडीशन है कि इफ एफ इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना। अगर मान लो कि यहाँ पे आपने ऐसा फोर्स लगा लिया, इस तरह से ऐसा फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, ठीक है। अगर आपने ऐसा फोर्स लगाया तो इस फोर्स का इस एक्सिस के अलोंग कोई टॉर्क नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे एक्सिस के अलोंग नहीं होगा, दूसरे एक्सिस के अलोंग टॉर्क हो सकता है, लेकिन जो आपने एक्सिस चुना है उसके अबाउट इसमें टॉर्क नहीं होगा, है ना। एग्जांपल देखो कि अगर मान लो कि ये एक्सिस है यहाँ पे और आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, ये फिक्स्ड है और आप ऐसे फोर्स ऊपर लगा रहे हो, यानी आपका डायरेक्शन एक्सिस जो है, जो मैंने आपने एक्सिस चुना है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द एक्सिस और फोर्स उसके पैरेलल है, तो ये नहीं घूमेगा। अगर इसको ऊपर आप खींचोगे तो ये नहीं घूमेगा अबाउट दिस एक्सिस, दूसरे एक्सिस के अबाउट घूम सकता है ना। लेकिन एक्सिस जो आपने लिया है उसके अगर पैरेलल फोर्स है तो टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इफ एफ इंटरसेक्ट द एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अगर फोर्स ऐसा लग रहा है, अगर मान लो कि आपने ये फोर्स यहाँ पे इस पॉइंट पे इधर ऐसे फोर्स लगाया, ये मान लो एफ लगाया, तो इस एफ का टॉर्क जीरो होगा, क्योंकि इस एफ को अगर पीछे आप बढ़ाते हो तो ये एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, यानी इस फोर्स का टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। इस फोर्स का भी टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। यानी टॉर्क तभी होगा जब फोर्स पैरेलल नहीं हो एक्सिस के, या वो फोर्स एक्सिस को जाके इंटरसेक्ट नहीं करता, उसी कंडीशन में टॉर्क होगा, नहीं तो नहीं होगा। अभी मैं इस पे एक एग्जांपल करूंगा और आपको ये क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो सबका अलग अलग टॉर्क निकाल के हम वेक्टर ऐड करते हैं। वेक्टर ऐड में ये ध्यान रखना, सारे क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे और सारे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ओके, अब देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है। मान लो ये कोई एक रिजिड बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ मास सी पे है, यहाँ पे तीन फोर्स है। एक फोर्स जो है वो 20 न्यूटन है जो लग रहा है इस तरह, एक 30 न्यूटन है, ठीक है, लगने का डायरेक्शन दिया हुआ है, और एक 10 न्यूटन है ना। और आपको नेट टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले बताओ कौन से फोर्स का टॉर्क जीरो होगा। वेरी गुड, कौन सा टॉर्क, 10 न्यूटन। क्यों, क्योंकि ये फोर्स जो है एक्सिस को जाके इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी इसका टॉर्क क्या होगा, जीरो। दैट मीन्स टॉर्क ड्यू टू 10 न्यूटन इज जीरो, ठीक है। ओके, अब देखो टॉर्क ड्यू टू निकालते हैं 20 न्यूटन फोर्स, इसके कारण कितना टॉर्क हुआ। तो दिस इज आर एंड दिस इज एफ, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 45। तो फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ साइन थीटा। आर कितना है, 10 सेंटीमीटर, मतलब 10/100, और एफ कितना है, 20, और ये हो गया 45 1/√2, ठीक है। ये कितना आएगा,
दिस इज आई थिंक √2 Nm। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हम हमेशा राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। देखो ये ऑरिजिन है, इसमें आर की तरफ आपने हैंड को रखा, ठीक है, आपका जो हैंड है वो आर की तरफ है, और एफ किधर है, एफ इधर है। तो देखो ये आपने रखा और एफ इस तरफ लग रहा है, ऐसे घुमाया आपने, यानी इस बार कंडीशन में ये जो थंब होगा, ये थंब किधर है, अंदर की तरफ है, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये आर आपने ऐसे रखा और एफ इधर है, ठीक है, तो थंब किधर जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना, अंदर की तरफ जा रहा है मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। ऐसे भी समझ सकते हो, ये अगर आप इसको देखो, इधर आपने फोर्स लगाया तो ये ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा ना, ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज। ये फोर्स भी देखो इसको ऐसे इधर खींच रहा है, तो ये भी इसको किधर घुमाएगा, इधर घुमाएगा, यानी दोनों टॉर्क क्लॉकवाइज है, दोनों टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज है। यहाँ पे भी देखो ये आपका ओरिजिन है, यहां से आपने हैंड को रखा, आर है और एफ नीचे की तरफ है, तो अगर आर की तरफ आपने हैंड को रखा और एफ की तरफ घुमाया तो अंदर जा रहा है, अंदर जब भी डायरेक्शन जाएगा समझो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है। तो ये दोनों का टॉर्क क्या है, क्लॉकवाइज है, इसलिए दोनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। यानी ये टॉर्क कितना है, √2 Nm, और इसका साइन क्या है, क्लॉकवाइज। फिर से निकालो, टॉर्क ड्यू टू 30 न्यूटन, टॉर्क ड्यू टू 30 न्यूटन। फिर से देखो आर और एफ के बीच का स्मॉल एंगल कितना है, 60, मतलब हम क्या लिखेंगे, आर कितना हो गया 5, दैट मीन्स 5/100 इंटू एफ कितना है 30, और एंगल है साइन 60, मतलब कितना, √3/2। कितना हो जाएगा ये, दिस इज आई थिंक 3√3/4 Nm, और ये भी क्या है, ये भी क्लॉकवाइज ही है। तो दोनों क्लॉकवाइज है, तो नेट टॉर्क कितना हो गया, नेट टॉर्क इक्वल टू पहले वाले का √2 और दूसरे वाले का 3√3/4 Nm, और डायरेक्शन में क्या लिखोगे, क्लॉकवाइज। आप अगर क्लॉकवाइज नहीं लिखोगे तो यहाँ पे माइनस लिख दो, वो माइनस ही रिप्रेजेंट करेगा कि डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। दिस इज नेट टॉर्क ऑन द सिस्टम, ठीक है। तो आज हमने टॉर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा और उस पर कुछ क्वेश्चंस भी किए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आता हूं उसमें बस ओनली न्यूमेरिकल होगा, न्यूमेरिकल ऑन फाइंडिंग टॉर्क ऑन डिफरेंट क्वेश्चन। इसमें मैं कोशिश करूंगा बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं टॉर्क निकालने के लिए सबको लेके आऊं, और उससे आपका टॉर्क का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप इस लेक्चर को रिवाइज करो, इस पे कुछ क्वेश्चन खुद सॉल्व करो, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आता हूं, दैट विल बी अबाउट न्यूमेरिकल्स ऑन द टॉर्क, ओके।